Hello everyone, welcome to 12th Commerce Economics lecture. In today's lecture, we are going to start with a new chapter, and that is chapter number 6, Index Number. A very important chapter with respect to statistical measurement. So come on page number 53. So in front of you, you can see chapter number 6 on page number 53, Index Number. We will start with the introduction part first. As the name suggests, index नंबर, तो सबसे पहले तो नंबर्स हैं हमारे सामने, और इनको इंडेक्स क्यों कहा गया है, ये हमारे लिए क्या रोल प्ले करते हैं, क्या यूज है इनका, इनसे क्या बेनिफिट है, ये इस चैप्टर हम देखेंगे. इंडेक्स नंबर्स आर वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड स्टैटिस्टिकल टूल इन इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स के अंदर जब भी हम स्टैटिस्टिकल टूल्स की बात करते हैं तो उसके अंदर इंडेक्स नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है. एन इंडेक्स नंबर इज अ डिवाइस टू मेजर चेंज इन एन इकोनॉमिक वेरिएबल. कोई एक इकोनॉमिक वेरिएबल है, दैट मीन्स हम किसी भी वस्तु के ऊपर अगर स्टडी कर रहे हैं, वेदर इट इज प्राइस, वेदर इट इज इनकम, वेदर इट इज सेविंग, कोई भी वेरिएबल होने दो, उसके अंदर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या चेंजेस हो रहे हैं, उसकी गणना के लिए, उसके कैलकुलेशन के लिए, उसके मेजरमेंट के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. इंडेक्स नंबर्स वर ओरिजिनली डेवलप्ड टू मेजर चेंजेस इन द प्राइस लेवल. तो स्टार्टिंग में जब इसे डेवलप किया गया था तो प्राइस लेवल को मेजर करने के लिए किया गया था, बट धीरे धीरे इसके बहुत सारे यूसेज हमको पता चले और आज की तारीख में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल साबित होता है, स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन. In the present context, it is also used to measure trends in a widely variety of areas. तो जो ट्रेंड सेटिंग होता है ना, कई बार हम लोग क्या करते हैं, हम अनुमान लगाते हैं, गैस करते हैं, किसकी वजह से, ये स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन की वजह से. देखो बीच में अभी ये जो कोरोना वायरस आया था, तो लोगों ने हिस्ट्री देखना चालू किया कि हर एक 100 ईयर में ऐसे ही पेंडेमिक्स आते हैं. किसी ने बताया कि 1905 है ना, 1905 में भी आया था, या 1920 में आया था, या 1810 1820 में आया था. तो हर 100 ईयर्स के बाद ये रिपीट होता है. और फिर लोग स्टैटिस्टिकल डेटा में चले गए कि पिछले जो पेंडेमिक था 1920 का, उस समय लगभग 5 लाख लोग मरे, तो उसके हिसाब से इस बार 5 करोड़ लोग मरेंगे. ये समझ में आता है. तो ऐसा अनुमान किसके बेसिस पे लगाया जा रहा है, जो पास्ट रिकॉर्ड अवेलेबल है और उसका जो ट्रेंड है उसके बेसिस पे ऐसा अनुमान लगा देते हैं. तो यहां पर स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन यही काम करते हैं. इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट इट इज आल्सो यूज्ड टू मेजर ट्रेंड्स इन अ वाइड वैरायटी ऑफ एरियाज. हम ट्रेंड को इसमें मेजर करते हैं. दैट इंक्लूड स्टॉक मार्केट, प्राइस, कॉस्ट ऑफ लिविंग, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, चेंजेस इन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट एटसेट्रा. तो ये कुछ एरियाज हैं जिसके अंदर इंडेक्स नंबर का इस्तेमाल होता है ट्रेंड को देखने के लिए कि ये ट्रेंड कैसा काम कर रहा है. इंडेक्स नंबर्स आर नॉट डायरेक्टली मेजरेबल बट रिप्रेजेंट रिलेटिव चेंजेस. तो इंडेक्स नंबर आप डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हो, बट यहां पर आप चेंजेस देख सकते हो. मतलब ये जो इंडेक्स नंबर है चेंजेस को रिप्रेजेंट करता है, कितना चेंज हुआ उसको वो शो करता है. ठीक है, तो ये थियरी में हमने पढ़ा. और इंडेक्स नंबर क्या होता है, कैसे बनता है, किसने बनाया. तो ये क्या होता है, ये बहुत ही सिंपल सी चीज है कि आप ट्रेंड देखते हैं, ट्रेंड के हिसाब से कुछ नंबर्स पुट करते हैं और उसका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस लेकर के एक आप गेस वर्क करने की कोशिश करते हैं, अनुमान लगाते हैं. ठीक है ना, जो प्रेडिक्शन के काम में आ सकता है और बहुत सारे मेजरमेंट के काम में आ सकता है. अगर मुझको भी खुद का कोई इंडेक्स नंबर रेडी करना है, फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक टेबल यहां पर शो करता हूं. देखिए यहां पर आप देख सकते हैं, ईयर मैंने मार्क किया है 1980, 1990, 2000, 2010 एंड 2020. मैंने यहां पर एक प्राइस का इंडेक्सेशन बनाने की कोशिश की है अकॉर्डिंग टू मी.
ऐसा कोई भी बना सकता है। मैंने कुछ बेसिक प्रोडक्ट यहां पर ले लिए, से पेट्रोल, पेट्रोल के बाद है व्हीट, राइस, शुगर, पल्सेस, दाल हम जिसे बोलते हैं। एक बेसिक ले लिया मैंने वड़ा पाव, ठीक है ना, क्योंकि बहुत बार लोग प्राइस के वेरिएशन को वड़ा पाव से चेक करते हैं कि आज से 10 साल पहले वड़ा पाव के क्या प्राइसेस थे, स्पेशली इन द प्लेस ऑफ मुंबई। फिर पार्कर पेन, जो कॉस्टली पेन आता है, ठीक है। टी शर्ट, अगर हम लोग जैसे पीटर इंग्लैंड के टी शर्ट परचेस करें तो उसका क्या प्राइस था, और मैंने टोटल ले लिया, ठीक है। तो यहां पर हम लोग बैकवर्ड थोड़ा जाकर के देखेंगे कि आज की तारीख में 2020 में पेट्रोल चल रहा है 1 लीटर 90 रुपीज, मैं एक एवरेज यहां पर लेता हूं। व्हीट जो है पर किलोग्राम 40 रुपीज का है, राइस जो है 60 रुपीज है, और शुगर जो है 40 रुपीज पर किलोग्राम है, पल्सेस है 150 रुपीज पर किलोग्राम। आज वड़ा पाव परचेस करने जाओ एक स्टैंडर्ड प्लेस से तो आपको 15 रुपीज एटलीस्ट तो कॉस्ट आएगा। पार्कर पेन परचेस करने जाओ, ये जस्ट मैंने कि यहाँ पर एग्जांपल लिया है, इट इज नॉट रियल, 200 रुपीज का। और टी शर्ट अगर हम लोग पीटर इंग्लैंड के शोरूम से परचेस करें तो 1 टी शर्ट में कॉस्ट यू 700 रुपीज, ठीक है। तो ये सारे आइटम्स अगर मैं परचेस करने जाऊं तो मेरे पॉकेट से कितना अमाउंट जाएगा, 1295 रुपीज। आई कैन कंसिडर इट 1300, है ना, राउंड फिगर। तो इस यही खर्चे अगर मैं 10 साल बैकवर्ड जाकर के देखूं, 10 साल पहले मेरे क्या खर्चे थे, अगर यही प्रोडक्ट मैं 10 साल पहले परचेस करता तो मुझे 862 रुपीज पे करना पड़ता। और 10 साल पीछे चला जाता इन द ईयर 2000 तो मुझे 563 रुपीज पे करना पड़ता। और पीछे जाता 10 साल तो मुझे 226 रुपीज पे करना पड़ता। और 1980 में अगर यही प्रोडक्ट मैं परचेस करता तो मुझे 100 रुपीज पे करना पड़ता था। तो सपोज मैंने ये डेटा ईयर वाइज करेक्ट फिगर के हिसाब से मैंने यहां पर लिया है। तो मुझे अगर किसी चीज का इंडेक्सेशन करना है, किसी चीज का इंडेक्सेशन करना है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक लैंड परचेस किया था। क्या परचेस किया, लैंड परचेस किया, है ना, जमीन परचेस की। जो मैंने परचेस की थी इन द ईयर 2000 में, या मैं यहां पर बेसिक ले लेता हूं इन द ईयर 1980 में। कब परचेस किया मैंने, इन द ईयर 19, इन रियलिटी में 1980 में पैदा भी नहीं हुआ था, बट फॉर एग्जांपल कंसर्न, ठीक है। तो 1980 में वो जो जमीन थी वो मैंने से फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीस में परचेस की थी, ठीक है। 1 लाख रुपीस में मैंने वो जमीन परचेस की थी। और आज की तारीख में, आज की तारीख में इन द ईयर 2020 मैं उसको सेल कर रहा हूं से फॉर एग्जांपल 1 करोड़ में, ठीक है। तो आज की तारीख में मैं उसको सेल कर रहा हूं 1 करोड़ में। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो मैंने लैंड परचेस किया था उसको परचेस करके मुझे कितना फायदा हुआ, कितने रुपए का फायदा हुआ, तो कोई डायरेक्टली बोल सकता है कि सर देखो आपने 1 लाख रुपए में परचेस किया था और आप 1 करोड़ में सेल कर रहे हो, तो मतलब आपको 99 लाख रुपीस का फायदा हुआ। कितने का, 99 लाख रुपीस का। लेकिन मैं इस तरीके से फायदा नहीं निकालूंगा, मैं उसका इंडेक्सेशन करूंगा, ठीक है ना। मैं यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा। अगर 1980 में जब मेरा टोटल 100 होता था एक्सपेंडिचर, उस समय मैंने 1 लाख रुपीस का परचेस किया था। तो 1920 में जब 1295 होगा तो मैं कितने का इसको मानूंगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, इंडेक्सेशन। क्या हो जाएगा, इंडेक्सेशन। ये बात समझ में आई आपको। 1980 में अगर मेरा इंडेक्सेशन 100 है तो मुझको जमीन का प्राइस कितने में मिल रहा है, 1 लाख रुपीज में।
ठीक है, तो एट 1295 वो मेरे लिए क्या कॉस्ट का होना चाहिए। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और इसे हम कैसे करेंगे, 1 लाख इंटू 1295 डिवाइड बाय 100। ठीक है, तो आंसर आ जाता है 12,95,000। 12,95,000 मतलब अगर मैंने 2020 में उसको परचेस किया होता तो मैंने 12,95,000 का परचेस किया होता। ठीक है, और फिर मैं 2020 के कॉन्टेक्स्ट से उसको क्या करूंगा, लेस करके अपना प्रॉफिट डिराइव करूंगा। ये बात समझ में आती है। तो इंडेक्सेशन इस तरीके से काम करता है, जब आप प्राइस को प्रेडिक्ट करना चाहते हो या ट्रेंड्स को देखना चाहते हो, इस तरीके से इंडेक्स नंबर का यूज होता है। सो फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे टाइप के अलग अलग इंडेक्स नंबर होते हैं। ये इंडेक्स नंबर तो हमने बनाया, ऐसे इंडेक्स नंबर आप भी किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेकर के बना सकते हो, किसी ट्रेंड को लेकर के बना सकते हो, डिपेंड अपॉन यू। तो बहुत सारे ऐसे इकोनॉमिक्स हैं, बहुत सारे ऐसे मैथमेटिशियंस हैं जिन्होंने क्या किया है, एक फॉर्मल इंडेक्स नंबर डेवलप किया है। देखो, सबसे परफेक्ट आप इंडेक्स नंबर यूज भी करते हो जो लॉगरिथम के नाम से यूजफुल होता है। फिर शेयर मार्केट में लोग सेंसेक्स और निफ्टी को यूज करते हैं, वो भी एक टाइप का क्या है, इंडेक्स नंबर है। ठीक है, तो इंडेक्स नंबर हमको यहां पर एक एवरेज एवरेज ला करके देता है। अभी जब हम सिंपल एवरेज कैलकुलेट करते हैं, है ना, सिंपल एवरेज आप कैलकुलेट कैसे करते हो, सिंपल एवरेज के लिए आप सपोज कोई भी 5-6 ईयर का इंफॉर्मेशन है, आप डिवाइड बाय 5 कर दोगे तो आपको सिंपल एवरेज मिल जाएगा। लेकिन अगर वो आइटम्स डिफरेंट डिफरेंट है, इसके जैसे पेट्रोल, व्हीट, राइस, शुगर, मतलब सारे आइटम्स अलग हैं जिसका आपस में कोई कंपैरिजन नहीं है, जब हम सबका एवरेज लेना चाहते हैं तो ये एक स्पेशल एवरेज निकलता है। कैसा निकलता है, स्पेशल एवरेज नंबर। तो ऐसे ही स्पेशल एवरेज नंबर को हम क्या बोलेंगे, इंडेक्स नंबर। तो बढ़ते हैं टेक्स्ट बुक की तरफ। लेट्स चेक, डू यू नो ओरिजिन ऑफ इंडेक्स नंबर ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी। 17वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं। राइस Vaughan, an Englishman and eminent writer, was concerned with the rise in price which had occurred in his native land। मतलब ये जो दो व्यक्ति हैं, उनका जो नेटिव लैंड था वहां पर धीरे धीरे प्राइस बढ़ने लगा, उसके लिए उनकी चिंताएं बढ़ने लगी। ओवर द प्रीसीडिंग सेंचुरी द फर्स्ट स्टडी यूजिंग इंडेक्स नंबर वाज डन इन द अर्ली 18th सेंचुरी। तो जो पहला इंडेक्स नंबर से रिलेटेड स्टडी था वो 18वीं शताब्दी में किया गया। इन 1707 विलियम फ्लिटवुड made a comparison of the prices of certain commodities such as wheat, ओट्स, बीन्स, क्लोथ, मीट एटसेट्रा। तो जैसा हमने अभी एग्जांपल लिया, वैसे इन्होंने भी क्या किया, 4-5 प्रोडक्ट का एक कंपैरिजन किया फॉर द पीरियड 1440 टू 1460। तो 1440 से 1460 के बीच में जो प्राइस का चेंजेस था, और फिर 1686 से 1706 तक का जो भी प्राइसेस का चेंजेस था, उसके बारे में उन्होंने कंपैरिजन किया। द रिजल्ट ऑफ दिस स्टडीज आर प्रेजेंटेड इन हिज वर्क। तो उन्होंने जो पर्टिकुलर बुक लिखा होगा या जो वर्क दिया है ना, क्रॉनिकॉन प्रिसिज्म 1707, इसके अंदर उन्होंने इसको प्रेजेंट किया। इन 1738, तो वेरियस हमको टाइम पीरियड दिया गया है जहां जहां पर इसका इस्तेमाल किया गया है। इन 1738 चार्ल्स डे फेरारे ड्यूटोट ऑफ फ्रांस constructed a simple aggregative index for two periods 1508 and 1735 and compared the cost of an identical list of commodities। identical मतलब same commodities
उसी पीरियड के दौरान, मतलब नेक्स्ट पीरियड में उसका क्या प्राइस होता है उसका कंपैरिजन किया, जैसे हमने एग्जांपल में किया है. हाउएवर द फर्स्ट रिकॉर्डेड इंडेक्स नंबर अपीयर्ड इन द वर्क ऑफ G.R. Carli, an Italian who used a modified form of the simple average of price relatives in 1764. तो उनके वर्क में सबसे पहली बार इंडेक्स नंबर अपीयर हुआ. बाकी सब लोग ने कंपेयर करके तो शो किया, बट रिटर्न फॉर्म में, इंडेक्स नंबर के फॉर्म में ये पहली बार G.R. कार्ली जो एक इटालियन पर्सन थे उनके बुक में दिखाई दिया. ठीक है. डेफिनेशन देखो हमको दिया गया है स्पिगल का. स्पिगल बोलते हैं एन इंडेक्स नंबर इज अ स्टैटिस्टिकल मेजर. कैसा मेजर है? स्टैटिस्टिकल मेजर है ना, सांख्यिकी. डिजाइन टू शो चेंजेस इन अ वेरिएबल और अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल. वेरिएबल मतलब जो भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या आइटम या थिंग जिसके ऊपर हम लोग पीरियोडिक या कंपैरेटिव स्टडी करना चाहते हैं, है ना, उसको वेरिएबल बोला गया. जैसे हमने हमारे एग्जांपल में लिया व्हीट, राइस, पल्सेस, टी शर्ट, है ना, ऐसी चीजें. तो इनके बीच में क्या हो रहा है यहाँ पर? डिजाइन टू शो चेंजेस. उसमें क्या चेंज हो रहा है, किसके बारे में बात करें? ये प्राइस के बारे में हो सकता है, इनकम के बारे में हो सकता है, या जो भी पर्टिकुलर मैटर है जिसको स्टडी करना चाहते हैं उसके बारे में हो सकता है. इन अ वेरिएबल और अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल विथ reference to time, geographical location and other characteristics such as income, profession, etc. तो इस चीजों से रिलेटेड उसके चेंजेस में जो कंपैरेटिव स्टडी किया जाता है उसका जो रिजल्ट हमें मिलता है उसे इंडेक्स नंबर बोलते हैं. ठीक है. फिर उसके बाद है यहाँ पर क्रॉक्सटन एंड काउडन. उनका कहना है इंडेक्स नंबर्स आर डिवाइसेस फॉर मेजरिंग डिफरेंसेस. अगेन चेंजेस की बात हो रही है. मेजरिंग डिफरेंसेस इन द मैग्नीट्यूड ऑफ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल. ऐसे वेरिएबल जो क्या है, रिलेटेड है, उनके प्राइस में या जो भी पर्टिकुलर स्टडी सब्जेक्ट है उसके अंदर जो चेंज आया है वो चेंज को जो डिवाइस शो करता है उस डिवाइस को बोलते हैं इंडेक्स नंबर. फीचर्स. फीचर्स यहां पर हम नोट डाउन करेंगे. फीचर्स ऑफ इंडेक्स नंबर. इंडेक्स नंबर्स आर स्टैटिस्टिकल डिवाइसेस. तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया, पॉइंट नंबर 1, स्टैटिस्टिकल डिवाइसेस. ये स्टैटिस्टिक्स के काम आता है, ये स्टैटिस्टिकल डिवाइस है, ये एक टूल है. इंडेक्स नंबर आर स्पेशलाइज्ड एवरेज. जैसा कि मैंने बात किया कि कई बार हम सिंपल एवरेज निकालते हैं, बट अगर अलग अलग प्रोडक्ट हैं, है ना, जिनका क्वांटिटी कैलकुलेशन या यूनिट अलग हो सकता है. फॉर एग्जांपल जब आप ऑयल का मेजरमेंट लेते हैं तो आप लीटर्स में लेते हैं, इजंट इट, है कि नहीं? बट जब कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऐसे अबाउट वेजिटेबल या आप फ्रूट्स बाय कर रहे हो या आप कोई पर्टिकुलर क्वांटिटी में व्हीट, राइस परचेस कर रहे हो तो आप वहां पर क्या बोलते हो? किलोग्राम, है ना, या किलो के टर्म में वो बात हो जाती है. तो ऑयल है तो लीटर्स, वाटर है तो लीटर्स, लिक्विड है तो जनरली लीटर्स हम यूज करते हैं. उसके बाद कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट कमोडिटी है ना, तो उसको हम लोग किलोग्राम में करते हैं. दूसरा कोई अगर क्लोथ है तो क्लोथ को जनरली मीटर्स में या लेंथ में हम लोग नापने की कोशिश करते हैं. तो अगर ऐसे वेरियस अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट है जिसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट अलग है तो उसके लिए स्पेशलाइज्ड एवरेज निकालने की जरूरत होती है. और ये जब स्पेशलाइज्ड एवरेज हम निकालते हैं इसी को बोला जाता है इंडेक्स नंबर. ठीक है. So it's a kind of specialized averages which are capable of being expressed in percentage. जिसको हम किसमें एक्सप्रेस कर सकते हैं? परसेंटेज फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं. ओके. थर्ड वन, इंडेक्स नंबर मेजर्स द नेट चेंज. कौन सी चेंज की बात कर रहे हैं? नेट चेंज, मतलब नेट इफेक्ट की बात यहां पर कर रहे हैं. इन वन और मोर रिलेटेड वेरिएबल्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम or between two different time period or two different localities. तो यहां पर नेट चेंज को महत्व दिया गया है और वो नेट चेंज दो डिफरेंट वेरिएबल में हो सकता है या एक ही वेरिएबल का दो डिफरेंट टाइमिंग हो सकता है. जैसे हमने अपने एग्जांपल में 10-10 साल का जो गैप लिया था उसके हिसाब से, या डिफरेंट डिफरेंट लोकेलिटीज का हो सकता है. फॉर एग्जांपल गोल्ड है तो मुंबई में गोल्ड का प्राइस अलग है,
दिल्ली में गोल्ड का प्राइस अलग है, चेन्नई में गोल्ड का प्राइस अलग है, तो इस हिसाब से भी इंडेक्सेशन किया जा सकता है लोकेलिटी के बेस्ड पे, ठीक है। इंडेक्स नंबर विच इज कंप्यूटेड फ्रॉम अ सिंगल वेरिएबल इज कॉल्ड अ यूनिवेरिएट इंडेक्स। अब यहां पर ये बात ये हो गई कि आप एक ही वेरिएबल के ऊपर अगर वर्क कर रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं गोल्ड के प्राइसेस पे ही कंपैरेटिव रिसर्च कर रहा हूं, तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, यूनिवेरिएट इंडेक्स, ठीक है। लेकिन जैसे कि हमने एग्जांपल में देखा, व्हीट, राइस, पल्सेस, शुगर, ये सारे आइटम्स में लेकर के कर रहा हूं, मतलब मोर देन वन वेरिएबल है, तो उसको हम बोलेंगे कंपोजिट इंडेक्स। क्या बोलेंगे, कंपोजिट इंडेक्स। तो यहाँ पर दो टाइप के आ गए, एक तो है यूनिवेरिएट इंडेक्स जहां पर सिंगल वेरिएबल के ऊपर स्टडी हो रही है, और दूसरा है मोर देन टू वेरिएबल के ऊपर स्टडी, तो उसको हम बोलेंगे कंपोजिट इंडेक्स। फिफ्थ वन, द ईयर फॉर विच द इंडेक्स नंबर इज प्रिपेयर्ड इज द करंट ईयर। जो ईयर के लिए इंडेक्स नंबर को प्रिपेयर किया जाता है, से फॉर एग्जांपल हमने जब हमारा टेबल देखा, सो वी वेर प्रिपेयरिंग आवर इंडेक्स नंबर फॉर 2020, तो इसके लिए अगर मैं इंडेक्स नंबर प्रिपेयर कर रहा हूं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, करंट ईयर, दिस इज माय करंट ईयर। और मैं जिससे इसको कंपेयर कर रहा हूं, मैं कंपेयर कर रहा हूं 1980 से, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, बेस ईयर, दिस इज व्हाट, बेस ईयर, ठीक है। तो जो भी पर्टिकुलर ईयर के साथ मेरा कंपैरिजन रहेगा, फॉर एग्जांपल मैं 2010 का स्टडी करना चाहता हूं विथ कंपैरिजन टू 1980, तो 1980 मेरा क्या है, बेस ईयर, और 2010 मेरा क्या हो जाएगा, करंट ईयर। चेंज करता हूं एग्जांपल, अगर सपोज मैं इतना, यहां पर कोई डेटा मेरे पास नहीं है, तो मैं अपने आप को कंपेयर किससे कर रहा हूं, 2010 से, तो ये जो 2010 का डेटा है, ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, बेस ईयर, क्योंकि मैं 2010 से कंपेयर करना चाहता हूं। तो जिस पर्टिकुलर पीरियड से आप कंपेयर करना चाहते हो, वो आपका बेस ईयर, और जिस ईयर के लिए कंपेयर करना चाहते हो, दैट इज योर करंट ईयर, ठीक है। So the year for which the index number is prepared is the current year. The year with which the changes are measured, जिसके साथ में आप चेंजेस को मेजर करते हो, उसे क्या बोला जाएगा, बेस ईयर बोला जाएगा। द बेस ईयर्स इंडेक्स इज एज्यूम्ड एज 100। तो जब आप बेस ईयर लेते हो ना, तो आप उसको 100 के कंपैरिजन में रखते हो, ठीक है, क्योंकि ये परसेंटेज फॉर्म में हमको इसको कन्वर्ट करना है, तो आपको इसको 100 के बेस पे एज्यूम करना है, एंड अकॉर्डिंगली द वैल्यू ऑफ द करंट ईयर इज कैलकुलेटेड, और उसी के हिसाब से आप क्या करते हो, करंट ईयर का वैल्यू कैलकुलेट करते हो। तो आपको उसको परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 100 एज अ बेस लेना पड़ता है, तो बेस ईयर इज ऑलवेज टेकन ऑन 100। Index number are also referred to as barometers of the economic activity। तो इंडेक्स नंबर आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी का बैरोमीटर भी साबित होता है, सिंस इट इज यूज्ड टू मेजर द ट्रेंड्स एंड चेंजेस इन द इकोनॉमी, क्योंकि इससे इकोनॉमी का ट्रेंड कहां जा रहा है उसका पता चलता है कि नहीं। आप कंपेयर करें व्हीट और जो बाजरा होता है ना, आप में से कई लोग बाजरे की रोटी खाते होंगे शायद, तो अगर आप कंपेयर करें आज से 30-40 इयर्स बैक, तो जो गेहूं की रोटी होती है, गेहूं की, है ना, और बाजरे की रोटी जो होती है वो कड़क होती है, हार्ड होती है, बट जो गेहूं की रोटी होती है वो कैसी होती है, सॉफ्ट होती है। तो जब कोई मेहमान वगैरह आते थे ना, तो उस समय पे सिर्फ गेहूं की रोटी बनाई जाती थी, अदरवाइज सब लोग क्या खाते थे, बाजरे की रोटी, है ना। जनरली देखो, उसको भाकरी वर्ड ऐसा यूज किया जाता है, या जो अदर स्टेट के हैं वो उनको लिट्टी बोलते हैं, आपने कई बार सुना होगा ना, लिट्टी चोखा, तो लिट्टी या भाकरी ऐसे वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। तो पहले जो ज्वार और बाजरी होता था उसका इस्तेमाल कई गुना ज्यादा होता था, और गेहूं जो होता था उसका इस्तेमाल बहुत
कम किया जाता था क्योंकि गेहूं महंगा होता था, ज्यादातर प्रोडक्शन ज्वार और बाजरी का होता था। बट धीरे 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 क्या होने लगा, लोग गेहूं का उपयोग ज्यादा करने लगे, उसका प्रोडक्शन ज्यादा होने लगा, उसका सप्लाई ज्यादा होने लगा, तो जो व्हीट के प्राइसेस हैं वो कम होने लगे क्योंकि उसका सप्लाई बढ़ गया, और जो ज्वार और बाजरा है उसका सप्लाई कम हो गया और उसकी वजह से उसके प्राइसेस बढ़ गए। तो आज की तारीख में आप देखेंगे तो व्हीट के कंपैरिजन में ज्वार और बाजरा ज्यादा महंगा मिलता है कि नहीं? जबकि आज से 40-50 साल पहले इसका उल्टा होता था, व्हीट महंगा मिलता था और ज्वार और बाजरा सस्ता मिलता था। तो अगर हम इसको इकोनॉमिक बैरोमीटर में देखें तो पता चलता है कि ट्रेंड कहां पर जा रहा है, बराबर है। कमिंग टूवर्ड्स यू शुड नो टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन इंडेक्स नंबर। अब जब इंडेक्स नंबर का चैप्टर आप स्टडी करते हो, इसके बारे में आप रीड करते हो, तो कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज होती है? तो एक तो हमने देख लिया बेस ईयर, द ईयर विथ रिस्पेक्ट टू विच कंपैरिजन आर मेड, जिसके साथ आप कंपेयर करना चाहते हो उस ईयर को बेस ईयर बनाया जाता है। तो इसको डिनोट किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय द सफिक्स जीरो या ओ, है ना, जीरो के माध्यम से या ओ के माध्यम से उसको दर्शाया जाता है कि ये बेस ईयर है। और करंट ईयर, द ईयर फॉर विच द कंपैरिजन आर रिक्वायर्ड टू बी मेड, मतलब जिसके लिए कंपेयर कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, करंट ईयर। और इसको किससे शो किया जाता है, सफिक्स वन से। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो लिखा है, अगर प्राइस के बारे में है तो क्या लिखेंगे, P0। तो P0 का मतलब क्या हो गया, बेस ईयर के प्राइस की बात कर रहे हैं, ठीक है। और P1 लिखा, दैट इज करंट ईयर्स प्राइस। सिमिलरली क्वांटिटी की बात करें तो Q0, Q0 मतलब बेस ईयर का क्वांटिटी, वेदर इट इज इन किलोग्राम, डजन, मीटर, लीटर, जो भी रहेगा क्वांटिटी, ठीक है। तो Q0 मतलब बेस ईयर का क्वांटिटी और Q1 मतलब करंट ईयर का क्वांटिटी, ठीक है। तो इस तरीके से उसको डिनोट किया जाता है। अब हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर के क्या क्या टाइप्स हैं? तो फॉर्मली यहां पर 4 टाइप्स दिए गए आपके सामने। फर्स्ट वन इज प्राइस इंडेक्स नंबर, सेकंड इज क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, नेक्स्ट इज वैल्यू इंडेक्स नंबर, एंड थर्ड वन इज स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर। तो नाम से ही पता चलता है, देखो प्राइस इंडेक्स नंबर में किसका कंपैरिजन होगा, प्राइस का होगा। हाँ, ये हो सकता है कि एक प्रोडक्ट के प्राइस को दूसरे प्रोडक्ट के प्राइस के साथ कंपेयर किया जा सकता हो, या सेम प्रोडक्ट के प्राइस को डिफरेंट पीरियड में कंपेयर किया जाता हो, या सेम प्रोडक्ट को डिफरेंट लोकेलिटी में कंपेयर किया जाता हो उसके प्राइस को, इस तरीके से। तो प्राइस इंडेक्स नंबर के बारे में हम लोग रीड करते हैं। इट इज मेजर सॉरी इट मेजर्स द जनरल चेंजेस इन द प्राइस ऑफ गुड्स, जनरल चेंजेस इन द प्राइस ऑफ गुड, गुड्स के प्राइस में जनरल चेंज कितना हो रहा है। इट कंपेयर्स द लेवल ऑफ प्राइस बिटवीन टू डिफरेंट टाइम पीरियड। तो दो अलग टाइम पीरियड से, फॉर एग्जांपल मैं 2 साल पहले का प्राइस और आज का प्राइस कंपेयर कर रहा हूं, तो डेफिनेटली आई एम गोइंग विथ प्राइस इंडेक्स नंबर, ठीक है। नेक्स्ट वन, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। तो यहां पर कंपैरिजन किसका होगा, ऑब्वियसली क्वांटिटी का। इट ऑल्सो कॉल्ड वॉल्यूम इंडेक्स नंबर। जैसे कि अभी अभी मैंने आपको बात किया कि आज से 30-40 ईयर्स बैक जो ज्वार और बाजरी होता है उसका क्वांटिटी ज्यादा इस्तेमाल होता था एज कंपेयर टू व्हीट, है ना। बट आज की तारीख में क्या हो रहा है, व्हीट का क्वांटिटी ज्यादा यूज होता है एज कंपेयर टू ज्वार एंड बाजरा। इट मेजर्स चेंजेस इन द लेवल ऑफ आउटपुट, यहाँ पर आउटपुट की बात करें मतलब प्रोडक्शन की बात करें, और फिजिकल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में जब हम लोग प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर के बारे में बात करते हैं, उनके आउटपुट के बारे में बात करते हैं, तो हम डिफरेंट डिफरेंट कमोडिटीज के क्वांटिटी को ध्यान रखते हैं और उसका कंपैरिजन करते हैं। तो जब क्वांटिटी की बात होती है, दैट मीन्स वी आर looking at quantity index number. For example, changes in the agricultural production, industrial production, etc. over a period of time. Third one, value index number. Value index number. The value of a commodity is the product. किसी चीज का जो वैल्यू होता है वो कैसे आप डिराइव करते हो,
इट इज द प्रोडक्ट। अब यहाँ पर प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पर प्रोडक्ट मतलब आइटम नहीं, यहाँ पर प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। इफ यू वांट राइट ओवर देयर मल्टीप्लीकेशन। तो प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइस एंड क्वांटिटी, जब आप प्राइस और क्वांटिटी को क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, आपको मिलता है प्रोडक्ट, दैट इज वैल्यू, है ना। क्या मिलता है, वैल्यू। वैल्यू इंडेक्स नंबर मेजर्स द चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल। तो जब आप वैल्यू इंडेक्स नंबर की बात करते हो तो क्या मेजर करता है, मेजर्स द चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ रूपी। रूपी टर्म में हम उसका जो चेंजेस है उसका मेजरमेंट करते हैं। इट इज अ मोर इंफॉर्मेटिव इंडेक्स एज इट कंबाइंस बोथ चेंजेस इन द प्राइस एज वेल एज क्वांटिटी। तो इसके अंदर दोनों सम्मिलित हो जाता है, इसके लिए ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है। क्योंकि जब हमने बात की थी प्राइस इंडेक्स की तो वो सिर्फ प्राइस के बारे में बात कर रहा था, सेकेंड पॉइंट में हम क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं, जब हम वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं तो ये दोनों का क्या है, मिक्सचर, दोनों का प्रोडक्ट है। इसके लिए यहाँ से हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है। फोर्थ वन, स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर। स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर, दे आर कंस्ट्रक्टेड विथ सम स्पेसिफिक पर्पस। कोई स्पेसिफिक पर्पस को ध्यान रख करके बनाया गया है, मतलब हमारा गोल क्या है, उस गोल को अचीव करने के लिए इंडेक्स नंबर तैयार किए जाते हैं। जैसे आपका लॉग बुक होता है ना, लॉगरिथम, वो जो भी नंबर्स हैं वो स्पेशल पर्पस है। तो यहाँ पर देखिए बताया गया एग्जांपल, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंडेक्स नंबर, देन लेबर प्रोडक्टिविटी इंडेक्स नंबर, शेयर प्राइस इंडेक्स नंबर। तो ये वेरियस डिफरेंट डिफरेंट इंडेक्स नंबर है जो स्पेशल पर्पस के लिए प्रिपेयर किए गए हैं। सम ऑफ द वाइडली यूज्ड इंडेक्स नंबर्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी कुछ इंडेक्स नंबर यहाँ पर बताए हैं जो यूज होता है, जिसमें है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन, इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, तो ये कुछ गवर्नमेंट के थ्रू भी यूज किए जाते हैं। Now moving towards the next topic, that is significance of index number in economics। मतलब इंपॉर्टेंस क्या है, इकोनॉमिक्स में इंडेक्स नंबर का इंपॉर्टेंस क्या है, कहाँ यूज होता है, क्यों यूज होता है। सो इंडेक्स नंबर्स आर इंडिस्पेंसिबल टूल ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस। तो आज की तारीख में आप इंडेक्स नंबर को इकोनॉमिक एनालिसिस से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि इकोनॉमिक एनालिसिस का मतलब ही हो जाता है आप क्या करो, कंपैरेटिव स्टडी। और कंपैरेटिव स्टडी के लिए कौन सा टूल यूज होगा, इंडेक्स नंबर। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें, फ्रेमिंग सुटेबल पॉलिसीज। फ्रेमिंग सुटेबल पॉलिसीज, तो इंडेक्स नंबर का इस्तेमाल सुटेबल पॉलिसीज बनाने के लिए होता है, क्योंकि आपको एक ट्रेंड दिखाई देता है और उसके अकॉर्डिंग आप पॉलिसी फ्रेम करते हैं। इंडेक्स नंबर्स प्रोवाइड गाइडलाइंस टू पॉलिसी मेकर्स। पॉलिसी मेकर्स जो हैं, जो पॉलिसी बनाते हैं, उनको क्या देता है, गाइडलाइन देता है। इन फ्रेमिंग सुटेबल इकोनॉमिक पॉलिसी सच एज एग्रीकल्चरल पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, फिक्सेशन ऑफ वेजेस एंड डियरनेस अलाउंसेस इन अकॉर्डेंस विद द कॉस्ट ऑफ लिविंग, है कि नहीं। अभी देखिए आज के करंट अफेयर में आप देख रहे हैं कि किसान आंदोलन कर रहे हैं, दिल्ली का घेराव किया जा चुका है लगभग 5 से 6 दिन से, है ना। सारे सड़कें जाम कर दी गई हैं और गवर्नमेंट बात करने की कोशिश कर रही है, 3 बैठकें हो चुकी है और चौथी बैठक कल के दिन होने वाली है, बट किसान ये बात मानने को राजी नहीं। तो हो क्या रहा है, पॉलिसी बनाने के समय कुछ ऐसे मेजर्स लिए गए जिसमें देखा गया कि किसान की आय को कैसा बढ़ाया जा सकता है ना। हम आए दिन देखते रहते हैं या हर साल ही न्यूज में रहता है कि इतने नंबर ऑफ फार्मर्स ने क्या कर लिया, सुसाइड कर लिया। क्यों, क्योंकि उनको उनके प्रोडक्ट का बेटर प्राइसेस नहीं मिल रहा है। तो सरकार ने इसको देखते हुए जो भी इंडेक्स नंबर इनके पास अवेलेबल होगा उसका स्टडी करते हुए सरकार ने कुछ पॉलिसीज फ्रेम किया जो पंजाब के किसानों को ठीक नहीं लग रहा है, तो वो उनके अपोज में बात कर रहे हैं। क्योंकि पंजाब के किसान कैसे हैं, ज्यादातर जो पंजाब के किसान हैं दे आर दी रिच फार्मर्स, और उसमें भी वो एजेंट बेसिस पे ज्यादा काम करते हैं। मतलब उनमें कॉम्बिनेशन है, वो किसान भी हैं और वो एक टाइप के एजेंट भी हैं जो प्रोडक्ट को रियल मार्केट तक, होलसेल मार्केट तक पहुंचाते हैं, है ना। तो इनका डबल
यहाँ पर क्या हो जाता है, इनकम हो जाता है। लगभग ये जो बिचौलिए होते हैं, मीडिएटर होते हैं ना, इनका ही कम से कम 1650 करोड़ का कारोबार है। अब अगर ये न्यू पॉलिसीज जो है लागू हुई तो डेफिनेटली उनका जो ये 1650 करोड़ का कारोबार है उसको धक्का लगेगा, कहीं ना कहीं उसमें लॉस होगा, है ना। किसान को फायदा होगा बट बिचौलियों को नुकसान होगा, ये बात उनको खल रही है। और उसके लिए ये बहुत सारे जो तामझाम चालू हैं आप देख रहे हैं वो उठाए गए। ठीक है, तो ऐसे ही इंडेक्स नंबर का स्टडी करके पॉलिसीज को फ्रेम किया जाता है। तो चाहे वो कॉस्ट ऑफ लिविंग हो, है ना, जैसे आज की तारीख में, अभी पहले ऐसा बोला जाता था या मैंने खुद देखा हुआ है कि इन द ईयर 2000 से 2005 के बीच में अगर किसी की घर की इनकम 3000 से 4000 रुपीज होती थी बेसिक, है ना, तो उसका घर ठीक ठाक चल जाता था। 2010 में ये बढ़ करके 9000 से 10000 हो गया, और आज की तारीख में 15 से 20 हजार, एकदम बेसिक में बोल रहा हूँ, है ना, मतलब जिसके घर में टीवी नहीं है, फ्रिज नहीं है, ऐसा कोई घर चला रहा है, तो उसका घर जो है वो 15 से 20 हजार में चलता है। और जिसका थोड़ा सा मिडिल क्लास है तो 25 से 30 हजार रुपए उसका एक्सपेंडिचर होता है। तो ये क्या है, एक जनरल प्राइस लेवल है, कॉस्ट ऑफ लिविंग है, उसके हिसाब से फिर जो महंगाई भत्ता है ना, डियरनेस अलाउंस आपने सुना होगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलता है, तो उसके बेसिस पे उनका जो पेमेंट है, उनका पे स्केल बढ़ाया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे पॉलिसीज बनाए जाते हैं जो इंडेक्स नंबर पे डिपेंड होते हैं। पॉइंट नंबर 2, स्टडीज ट्रेंड्स एंड टेंडेंसीज। इंडेक्स नंबर का इस्तेमाल ट्रेंड्स और टेंडेंसीज को स्टडी करने में होता है। इंडेक्स numbers are widely used to measure changes in the economic variable. इकोनॉमिक वेरिएबल में चेंजेस को मेजर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, सच एज प्रोडक्शन, प्राइस, एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स एटसेट्रा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो डिफरेंट डिफरेंट पीरियड पे, जैसे हमने एग्जांपल में लिया था 10-10 ईयर्स का गैप, तो हो सकता है 2 ईयर्स का, 5 ईयर्स का, या एवरी ईयर्स का जो प्राइस इंडेक्सेशन हम लोग इसमें कर सके। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बाय examining the index of industrial production for the last 5 years, we can draw important conclusion about the trend of industrial production, whether it shows an upward tendency or a downward tendency। तो पिछले 5 साल का आप इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये अपवर्ड मूवमेंट कर रहा है या डाउनवर्ड मूवमेंट कर रहा है कि नहीं। कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बनाया जा रहा है उसका भी आप स्टडी कर सकते हो। देखो आज की तारीख में बहुत सारे जो ये पेंडेमिक की वजह से लोगों के जो फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज लॉकडाउन में थे, बंद थे, नहीं चल रहे थे, प्रोडक्ट का डिमांड नहीं था, तो लोगों ने धीरे धीरे क्या किया, अपने प्रोडक्ट लाइन को चेंज करके सैनिटाइजर और मास्क ये बनाना स्टार्ट किया। यहाँ तक कि मैंने अभी अभी कुछ न्यूज में सुना कि पार्ले जैसी कंपनी है उसने भी सैनिटाइजर बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, क्योंकि फैक्ट्रीज बंद पड़ी हैं तो वहां कुछ ना कुछ एक्टिविटी करना पड़ेगा ताकि प्रॉफिट को जनरेट किया जा सके। तो ये जो प्रोडक्शन ट्रेंड है वो किस तरफ जा रहा है, ये ट्रेंड एनालिसिस करने में मदद करता है। नंबर 3, फोरकास्टिंग अबाउट फ्यूचर इकोनॉमिक एक्टिविटी। डेफिनेटली जो फोरकास्टिंग है मतलब प्रेडिक्शन, फ्यूचर में क्या हो सकता है उसका एक प्रेडिक्शन, उसका एक अंदाजा लगा सकते हैं आप किसकी मदद से, इंडेक्स नंबर की मदद से। फोरकास्टिंग अबाउट फ्यूचर इकोनॉमिक एक्टिविटी। इंडेक्स नंबर्स आर यूजफुल फॉर मेकिंग प्रेडिक्शन फॉर द फ्यूचर बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ द पास्ट। तो पास्ट का एनालिसिस देख करके आप फ्यूचर को क्या कर सकते हो, प्रेडिक्ट कर सकते हो। ये अंदाजा है, हो सकता है कि रियलिटी कुछ और हो, बट आप प्रेडिक्शन तो कर सकते हो कि ये पिछले कुछ 10 दशकों का या 50 सालों का रिकॉर्ड है, तो उस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, एक अंदाजा भर लगा सकते हो। एंड प्रेजेंट ट्रेंड इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी, और प्रेजेंटली इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसी चल रही है उसके ऊपर आप फ्यूचर का अंदाजा लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल, बेस्ड ऑन द अवेलेबल डेटा पर्टेनिंग टू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, फ्यूचर प्रोडिक्शन कैन बी मेड। तो करंट इंपोर्ट एक्सपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए हम फ्यूचर इंपोर्ट एक्सपोर्ट को भी कैलकुलेट कर सकते हैं इन द सेंस प्रेडिक्ट कर सकते हैं। बट आज की तारीख में देखो एकदम वॉलेटाइल इंपोर्ट एक्सपोर्ट चल रहा है, जैसे जैसे इंडियन गवर्नमेंट बहुत सारे
पॉलिसीज को चेंज कर रही है ना। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे जो चाइना से इंपोर्ट किया जाता था उसका कॉपी प्रोडक्ट इंडिया बनाना स्टार्ट कर रहा है, ताकि हमारी इंपोर्ट धीरे धीरे क्या हो, कम हो। दस फोरकास्टिंग गाइड्स इन प्रॉपर डिसीजन मेकिंग। तो इसके वजह से क्या होता है, जब आप कोई प्रेडिक्शन करते हो तो आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलता है डिसीजन मेकिंग के लिए कि आगे क्या करना चाहिए, हमारी पॉलिसीज कैसी होनी चाहिए। नंबर 4, मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई का कैलकुलेशन, मेजरमेंट, ठीक है ना। इंडेक्स नंबर आर आल्सो यूज्ड टू मेजर चेंजेस इन द प्राइस लेवल फ्रॉम टाइम टू टाइम। अभी जो हम लोग ने ये जो टेबल पर्टिकुलर बनाया था, इसको भी हम एक हिसाब से इन्फ्लेशन के लिए देख सकते हैं, है ना। जो प्रोडक्ट हमें 1980 में 100 रुपीज में अवेलेबल हो जाती थी, आज उसके लिए मुझे 1295 रुपीज स्पेंड करना पड़ता है। तो ये भी एक टाइप का क्या है, महंगाई का कैलकुलेशन है कि महंगाई इस रेट से क्या हो रही है, बढ़ रही है ना। तो इस तरीके से आप इसका भी प्रेडिक्शन कर सकते हो या मेजरमेंट कर सकते हो इन्फ्लेशन का। इट एनेबल द गवर्नमेंट टू अंडरटेक एप्रोप्रिएट एंटी इन्फ्लेशनरी मेजर, मतलब ऐसे कुछ मेजर्स वो ले सकें जिसकी वजह से महंगाई को कम किया जा सके। देयर इज अ लीगल प्रोविजन टू पे डियरनेस अलाउंस, और इसके लिए ही महंगाई भत्ता भत्ता दिया जाता है। मतलब आपका जो पेमेंट है, आपकी जो सैलरी है, उसमें अलग से आपको डियरनेस अलाउंस, मतलब महंगाई के अकॉर्डिंग आपको कुछ पेमेंट बढ़ा के दिया जाता है। बेसिक सैलरी अलग होती है, उसके अलावा होता है डियरनेस अलाउंस। किसी ने अगर अपना अपने पेरेंट का या कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा या किसी का सैलरी स्लिप आता है, तो आप उसमें देखेंगे तो उसमें एक आइटम होता है डियरनेस अलाउंस, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में महंगाई भत्ता। और ये महंगाई भत्ता महंगाई के हिसाब से बढ़ता रहता है, मतलब आपके पेमेंट में कुछ वृद्धि की जाती है एज पर दी इन्फ्लेशन। तो ये एक अलाउंस है टू द एम्प्लॉयज इन ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ चेंजेस इन द डियरनेस इंडेक्स। तो डियरनेस इंडेक्स जो है, ये जो महंगाई का इंडेक्स जो हमको दिखाई देता है, इसके बेसिस पे हम उनको क्या करते हैं, कुछ ना कुछ अलाउंसेस देते हैं, ठीक है। नंबर 5, यूजफुल टू प्रेजेंट फाइनेंशियल डेटा इन रियल टर्म्स। तो जो फाइनेंशियल डेटा है, आप उसको रियल टर्म्स में प्रेजेंट कर सकते हो। Deflation means to make adjustment in the original data. Deflating means to make adjustment in the original data. जो original data आपके पास available है, उसमें adjust करने को हम बोलते हैं deflating. Index numbers are used to adjust price changes, wage changes, etc. Thus, deflating helps to present financial data in real terms. तो आप क्या कर सकते हो, financial data को real terms में constant price के basis पे present कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि अगर कोई लैंड मैंने परचेस किया 1980 में 1 लाख रुपीज में, तो अगर आज की तारीख में 2020 में मुझे उसको परचेस करना होता तो मुझे कितना स्पेंड करना पड़ता, तो हमारे कैलकुलेशन में आया 12,95,000। तो रियल टर्म मतलब उस समय का 1 लाख आज की तारीख में 12,95,000 है ना, 12,95,000 होता। ऐसे मेरे इंडेक्स से पता चलता है। तो आप क्या कर रहे हो, उस डेटा को कन्वर्ट कर रहे हो रियल टर्म्स में, ठीक है। तो क्या क्या देखा अभी तक हमने, लेटेस्ट चेक। हमने देखा इंडेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन, हमने देखा डेफिनेशन, जिसमें दो डेफिनेशन हम हमारे सामने मिलते हैं, और उसके बाद हमने स्टार्ट किया फीचर्स ऑफ इंडेक्स नंबर से। फीचर्स में हमने फर्स्ट पॉइंट देखा कि एक स्टैटिस्टिकल डिवाइस है, इसको परसेंटेज फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है, ये नेट चेंजेस को मेजर करता है। अगर कोई सिंगल वेरिएबल का कंपैरिजन हम कर रहे हैं तो वो यूनिवेरिएट इंडेक्स शो करेगा, और कुछ नंबर ऑफ वेरिएबल्स है, मोर देन वन है, तो उसको हम कंपोजिट इंडेक्स बोलेंगे। जिस ईयर के साथ में हमको कंपेयर करना है उसको हम बेस ईयर बोलते हैं। जिस ईयर के लिए हमको कंपेयर करना है उसको हम करंट ईयर बोलते हैं। बेस ईयर को हमेशा 100 पे रख करके काउंट किया जाता है। और इंडेक्स नंबर बैरोमीटर होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी का। ये हमने फीचर्स में देखा। उसके बाद हमने स्टार्ट किया टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर। टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर जनरली यहाँ पर 4 टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं। पहला है प्राइस इंडेक्स, दूसरा है क्वांटिटी इंडेक्स, तीसरा है वैल्यू इंडेक्स, और चौथा है स्पेशल पर्पस इंडेक्स, ठीक है। इतना करने के बाद हमने देखा सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स नंबर इन इकोनॉमिक्स।
कि इंडेक्स नंबर का इंपॉर्टेंस क्या है। तो क्या इंपॉर्टेंस, सबसे पहला, कोई प्लान्स एंड पॉलिसीज आपको बनाना है तो आप सुटेबल पॉलिसीज फ्रेम कर सकते हो। ट्रेंड और जो टेंडेंसी है किसी पर्टिकुलर आउटपुट की या सेक्टर की, वो आप यहाँ पर स्टडी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर। आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, फोरकास्ट कर सकते हो फ्यूचर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस की, एक्टिविटीज की। आप इन्फ्लेशन को मेजर कर सकते हो, उसका कैलकुलेशन कर सकते हो। और ये आपके लिए यूजफुल होता है टू प्रेजेंट फाइनेंशियल डेटा इन रियल टर्म्स। रियल टर्म्स में आप फाइनेंशियल डेटा को प्रेजेंट कर पाते हो विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर का कंस्ट्रक्शन कैसे हो, बनाए कैसे। तो कितना इजी है इंडेक्स नंबर को बनाना, डेटा आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, है कि नहीं। जैसे देखो, कुछ रफ डेटा लेकर के मैंने भी क्या किया, यहाँ पर एक टेबल प्रिपेयर किया, और ये मेरे लिए क्या है, मेरा इंडेक्स नंबर। ये जो लास्ट में टोटल मेरा आया है, मैं इसे क्या कंसीडर करूंगा, इंडेक्स नंबर, है कि नहीं। वैसे ही कोई भी व्यक्ति स्टैटिस्टिकल डेटा के मदद से क्या बना सकता है, इंडेक्स नंबर बना सकता है। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहला है पर्पस ऑफ इंडेक्स नंबर। आप ये इंडेक्स नंबर बना क्यों रहे हैं, ये आपको पहले पता होना चाहिए। ऑब्वियसली आपका गोल तो आपको मालूम होना चाहिए ना, अदरवाइज आपका इंडेक्स नंबर प्रॉपर बनेगा नहीं। So the purpose of constructing the index number, its scope as well as which variable is intended to be measured should be clearly decided to achieve fruitful result. तो जैसा रिजल्ट आपको चाहिए वैसा रिजल्ट पाने के लिए सबसे पहले आपको अपना ऑब्जेक्ट क्लियर करना पड़ेगा कि आप ये क्यों प्रिपेयर करें, आपका पर्पस क्या है ना। इट्स स्कोप एज वेल एज विच वेरिएबल इज इंटेंडेड टू बी मेजर्ड। कौन सा वेरिएबल आप मेजर करना चाहते हो उसका क्लैरिटी होना चाहिए, आपको वो क्लियरली डिसाइड करना चाहिए, है ना। आपका पर्पस क्या है, ठीक है। नेक्स्ट, सिलेक्शन ऑफ द बेस ईयर। नेक्स्ट क्या है, सिलेक्शन ऑफ द बेस ईयर। मतलब आपको बेस ईयर किसको बनाना है, तो बेस ईयर भी कैसा होना चाहिए। अभी देखिए, अगर आप इंडेक्स नंबर बनाए पॉपुलेशन का, तो हमने जब पॉपुलेशन ऑफ इंडिया ये चैप्टर किया, तो वहां पर हमने देखा 1920-21 जो पीरियड था, वहां पर एक ग्रेट डिवाइड वाला पॉपुलेशन हमको मिलता है। मतलब वहां पर क्या हुआ था, बहुत महामारी फैली थी जिसकी वजह से पॉपुलेशन कम हो गया। तो ऐसे ईयर को हम बेस ईयर नहीं ले सकते क्योंकि वो जनरल नहीं है कि नहीं। वहां पर कुछ बहुत बड़ा घटना घट गई जिसकी वजह से उसको बेस में लिया जा सकता नहीं। तो हम लोग को कैसा बेस लेना है, जो जनरल हो, ठीक है। So base year is also called the reference year. It is the year against which comparison are made. इसके against में हम क्या करते हैं, comparison करते हैं। The base year should be normal. देखिए, ये मैंने बताया, base year आपका normal होना चाहिए, general होना चाहिए। कोई ऐसा abnormal base year आप consider मत कर लो जहां पर बहुत बड़ा problem हुआ था। For example देखो, ये 2020 का, अभी इसके आगे कोई भी अगर स्टडी करेगा, है ना, इकोनॉमिक स्टडी करेगा या प्रोडक्टिविटी स्टडी करेगा, प्राइस लेवल का स्टडी करेगा, प्रोडक्शन का स्टडी करेगा, तो कोई भी ना 2020 को बेस ईयर नहीं लेगा। क्यों, कोरोना की वजह से सब कुछ स्टॉप हो गया। तो इसको हम नॉर्मल ईयर नहीं समझेंगे और समझ भी नहीं सकते ना, क्योंकि ऐसा सिचुएशन आए दिन नहीं आता। 100 ईयर में एक बार ऐसा सिचुएशन आ गया, तो ऐसा बार बार नहीं होगा। हम 2020 को बेस ईयर कंसीडर नहीं करेंगे। तो नॉर्मल ईयर को आपको क्या लेना चाहिए, बेस ईयर लेना चाहिए। इट शुड बी फ्री फ्रॉम नेचुरल कैलामिटीज, इट शुड नॉट बी टू डिस्टेंस इन द पास्ट, है ना। पास्ट से बहुत ज्यादा लंबा, मतलब आप ऐसा भी मत कंपेयर करो कि 2020 को आप 1720 से कंपेयर करते हो, आज से 300-400 साल पहले। इतना पीछे जाने का क्या मतलब है, कोई कोई मकसद ही नहीं है कि नहीं। हाँ, आप कंपेयर करो पिछले 100 ईयर्स का तो ठीक है। तो डेटा को ऐसा कंपेयर करो या बेस ईयर ऐसे लो जिसका कुछ फायदा होने वाला। आपका पिछले 50 साल से कोई लेना देना नहीं है, आपका जो रिलेशन है पिछले 20 साल के अंदर ही है, तो आप 20 साल का डेटा का इंडेक्सेशन करो, है ना। तो डिपेंड कि आपका पर्पस क्या है। डू यू नो में क्या लिखा है, देखिए। इन 2015 the Central Statistical Organization CSO under the Ministry of Statistical Change
द बेस ईयर फॉर टेबुलेटिंग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब जो जीडीपी का कैलकुलेशन होता था वो पहले 2004-5 का बेस लिया जाता था और अब उसको बेस बना दिया गया 2011-12 का। क्यों? क्योंकि 2004-5 बहुत पुरानी बात हो गई ना, 15 साल हो गए, ठीक है ना। Periodic rebasing of GDP series every 7 to 10 years is carried out to account for the changing economic structure and relative prices. तो यहाँ पर हमारा स्टडी का पर्पस क्या है? हम देखना चाहते हैं चेंजिंग इकोनॉमिक स्ट्रक्चर एंड रिलेटिव प्राइसेस। तो आप पिछले 7 से 10 साल का ही टेन्योर देखिए। इसके लिए इसको क्या कर दिया गया, 2004 से चेंज करके 2011-12 पे लेकर आया गया। Besides this, the base year of the index of industrial production (IIP) and the base year of the wholesale price index (WPI) has also been changed from 2004-5 to 11-12। उसको भी चेंज किया गया और उसके पीछे वही मुद्दा था। At present, the process of further rebasing the base year is underway। और आज की तारीख में भी, क्योंकि ये भी चेंज हो रहा है ना, 2020 आ जाएगा तो नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, एक नया बेस ईयर प्रिपेयर करेंगे। मे बी हो सकता है 2017-18 उसको बेस ईयर लिया जाए या 2014-15 उसको बेस ईयर लिया जाए, डिपेंड। तो उसकी तैयारी की जा रही है, इट इज अंडर प्रोसेस, ठीक है। तो पहला क्या है, पहला आपको पर्पस क्लियर होना चाहिए कि क्यों आप इंडेक्सेशन करना चाहते हैं, आपका पर्पस क्या है। दूसरा, आपको बेस ईयर प्रॉपर सिलेक्ट करना पड़ेगा। वो भी कैसा सिलेक्ट करना पड़ेगा, जो नॉर्मल ईयर हो, जिस टाइम पर कोई नेचुरल कैलामिटीज या बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक ईयर नहीं होना चाहिए। थर्ड वन है सिलेक्शन ऑफ आइटम। अभी आपको आइटम कौन सा सिलेक्ट करने हैं, है ना। तो वो आइटम क्या होंगे जो आपके पर्पस को सॉल्व करते हैं। So it is necessary to select a sample of the number of items to be included in the construction। जैसे देखो मैंने इन्फ्लेशन इंडेक्स बनाने की कोशिश की, तो जो जनरल है ना, व्हीट, राइस, पल्सेस, टी शर्ट, है ना, इवन वड़ा पाव भी मैंने कंसीडर कर लिया। क्यों? जो एकदम जनरल माइंडसेट से काम कर रहा है कि नहीं। और महंगाई हम उसके बेसिस पे भी देख सकते हैं। मैंने वहां पर कोई लग्जरी आइटम, सेलफोन, कार, एयर कंडीशन, ये सब के प्राइजेस नहीं लिए, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली आपका पर्पस क्या है, उसके हिसाब से आपको आइटम्स को सिलेक्ट करना है ऑफ अ पर्टिकुलर इंडेक्स। नंबर, फॉर एग्जाम्पल इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्राइस इंडेक्स नंबर, अगर आप एक प्राइस इंडेक्स नंबर बना रहे हो, इट इज इम्पॉसिबल टू इंक्लूड ईच एंड एवरी कमोडिटी। हर एक कमोडिटी को तो आप इंक्लूड नहीं कर सकते। द कमोडिटीज टू बी सिलेक्टेड शुड रिप्रेजेंट द टेस्ट, हैबिट एंड कस्टम्स ऑफ द पीपल। तो आप ऐसी कमोडिटीज को सिलेक्ट करो जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर जो लोग हैं, उस पर्टिकुलर एरिया के जो लोग हैं, उनका टेस्ट, हैबिट और कस्टम ये दिखाई देता हो, ठीक है ना। बिसाइड दिस ओनली स्टैंडर्डाइज और ग्रेडेड आइटम शुड बी इंक्लूडेड टू गिव बेटर रिजल्ट। जैसे देखो मैंने अभी वड़ा पाव कंसीडर किया, तो मैंने उसको कंसीडर किया 15 रुपीज का, है ना, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट आप ऐसा देखेंगे तो। जैसे मैंने टी शर्ट कंसीडर किया तो मैंने 700 रुपीज का पीटर इंग्लैंड का टी शर्ट बोला। स्टैंडर्डाइज मतलब एक ऑर्गेनाइज होना चाहिए, ऐसे नहीं कि आपने एकदम एक जनरल प्राइजेस कहीं से भी ले लिया। क्योंकि क्या हो सकता है, वो प्राइस लेवल बहुत वराई कर सकता है ना, चेंज हो सकता है। आप रोड साइड से वेजिटेबल परचेस करो और आप कहीं स्टैंडर्ड मार्केट से वेजिटेबल परचेस करो, उसके प्राइस में थोड़ा चेंज आपको दिखाई देगा, डेफिनेटली दिखाई देगा, है कि नहीं। तो स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट क्या होता है, उसमें प्राइस थोड़ा ठीक ढंग से फिक्स किया जाता है, इसके लिए वो प्राइस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 4, सिलेक्शन ऑफ प्राइस कोटेशन। सिलेक्शन ऑफ प्राइस कोटेशन। प्राइजेस ऑफ द सिलेक्टेड कमोडिटीज में वराई फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड शॉप टू शॉप। अब ये बहुत बड़ी बात है कि मुंबई का प्राइस नासिक के प्राइस से, पुणे के प्राइस से अलग होगा। और इतना ही नहीं, एक शॉप का प्राइस दूसरे शॉप के प्राइस से अलग होगा। तो आप ले कौन सा प्राइस, तो आपको प्राइस डिसाइड करने भी आना चाहिए सेम मार्केट में, ठीक है। देयरफॉर इट इज डिजायरेबल दैट द प्राइस कोटेशन शुड बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम एन अनबायस्ड प्राइस रिपोर्टिंग एजेंसी। तो ऐसे आप एजेंसी का वहां पर विश्वास कीजिए जो अनबायस्ड आपको रिपोर्ट करती है ना। मतलब ऐसे रिपोर्टिंग एजेंसी को आपने काम दिया है जिसके ऊपर आपको पूरा ट्रस्ट है कि ये जो सर्वे करेगी ये बहुत ही क्वालिटी वाली सर्विस प्रोवाइड करेगी और बहुत ही ऑनेस्ट और इंटीग्रिटी के साथ में ये सर्विस प्रोवाइड करेगी और इसका दिया हुआ डेटा गलत नहीं होगा। इस बेसिस पे आपको प्राइस सिलेक्ट करने हैं उस एजेंसी से। टू अचीव एक्यूरेसी प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव प्लेसेस एंड पर्संस इज रिक्वायर्ड। तो जब
आपको प्रॉपर एक्यूरेसी चाहिए, तो आप उस पर्टिकुलर एजेंसी को वो पर्टिकुलर एरिया भी बताएंगे कि भाई आपको सर्वे कलेक्ट करना है ना, तो ये एरिया से इस पर्टिकुलर ये शॉप से आपको कलेक्ट करना है, तो ज्यादा एक्यूरेट आपको रिजल्ट वहां पर मिलेंगे, बेटर डेटा आपको वहां पर मिलेगा। ठीक है, चॉइस ऑफ अ सुटेबल एवरेज, choice of a suitable average, construction of index number require choice of a suitable average। जब आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो इंडेक्स नंबर का, तो आपको सुटेबल एवरेज का प्रॉपर चॉइस करना चाहिए। जनरली अरिथमेटिकल मीन्स, है ना, अरिथमेटिक मीन्स इज यूज्ड in the construction of index number because it is simple to compute compared to other averages। तो एवरेज लेने के कई सारे तरीके हैं, है ना, आपने भी अपने 11th स्टैंडर्ड में सीखा होगा मीन, मीडियन, मोड, या अपने 9th-10th स्टैंडर्ड में इस तरीके के एवरेज निकाले होंगे। उसमें से ये जो अरिथमेटिक मीन है, ये पर्टिकुलर जो तरीका है, मेथड है एवरेज निकालने का, वो ज्यादातर सिलेक्ट किया जाता है। नंबर 6, असाइनिंग प्रॉपर वेट्स। आप क्या दे रहे हो उनको, प्रॉपर वेट प्रोवाइड कर रहे हो। Weight refers to the relative importance of the different item in the construction of an index number। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर हम, रिलेटिव इंपॉर्टेंस। जब हम किसी पर्टिकुलर आइटम को वेट प्रोवाइड करते हैं, दैट मीन्स हम उसका रिलेटिव इंपॉर्टेंस देख रहे हैं। वेट्स आर ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप के होते हैं, एक होता है क्वांटिटी वेट्स और दूसरा होता है वैल्यू वेट्स। वैल्यू वेट्स का मतलब हो जाता है P इंटू क्यू, मतलब प्राइस इंटू क्वांटिटी। Since all items are not of equal importance, by assigning specific weights, better results can be achieved। तो सारे के सारे जो आइटम्स होते हैं वो यहाँ पर आप देखेंगे कि इक्वल इंपॉर्टेंस के नहीं होते, तो उनको क्या दिया जाता है, वेट्स दिया जाता है। क्या दिया जाता है, वेट्स, ताकि हम उनका प्रॉपर कंपैरिजन कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम सिंपल एवरेज के माध्यम से कोई इंडेक्सेशन का कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, तो एक रिलेटिव इंपॉर्टेंस के बेसिस पे हमको उसको वेट भी देना चाहिए। ठीक है, तो जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट या आइटम्स हमने वेरिएबल सिलेक्ट किए हैं, उसको प्रॉपर वेट देना, ये भी कंस्ट्रक्शन के प्रोसेस में आता है। नंबर 7, सिलेक्शन ऑफ एन एप्रोप्रिएट फॉर्मूला। अब आपको क्या करना है, मेथड देखने के बाद आपको फॉर्मूला का इस्तेमाल प्रॉपरली करना है। वेरियस फॉर्मूला आर डिवाइड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। चॉइस ऑफ अ सुटेबल फॉर्मूला डिपेंड्स अपॉन द पर्पस ऑफ इंडेक्स नंबर एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द डेटा। डेटा कितना अवेलेबल है, आपका पर्पस क्या है, उस पर डिपेंड करता है कि कौन सा पर्टिकुलर फॉर्मूला आपको सिलेक्ट करना है इंडेक्स नंबर के लिए। ठीक है, तो ये 7 स्टेप जब आप फॉलो करते हो, तो आप इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। गेटिंग इट एवरीवन? तो ये था कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। उसमें सबसे पहला पॉइंट है पर्पस ऑफ इंडेक्स नंबर। आपका इंडेक्स नंबर बनाने का पर्पस क्या है। नंबर 2, बेस ईयर का सिलेक्शन। सिलेक्शन आप ऐसे करो कि वो नॉर्मल ईयर हो। नंबर 3, आपको वेरिएबल सिलेक्ट करने हैं, तो ये डिपेंड करता है आपके पर्पस के ऊपर कि कौन से टाइप के वेरिएबल आपको इंडेक्स नंबर के लिए सिलेक्ट करने हैं। नंबर 4, सिलेक्शन ऑफ प्राइस कोटेशन। तो प्राइस कैसे डिसाइड करें, क्योंकि हर एक मार्केट का, हर एक एरिया का, डिफरेंट डिफरेंट शॉप का प्राइसेस अलग होता है, तो हमको बेटर डेटा मिले, इसका ध्यान आपको रखना है। चॉइस ऑफ सुटेबल एवरेज, तो ज्यादातर अरिथमेटिक मीन, इस तरीके से हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं, तो ये आपको सिलेक्ट करना चाहिए। और जहां पर रिलेटिव इंपॉर्टेंस की बात आती है, मतलब हमने जो आइटम सिलेक्ट किए हैं, हमने जो वेरिएबल सिलेक्ट किए हैं, हो सकता है उसमें से कोई आइटम क्या हो, कम इंपॉर्टेंस के हो। फॉर एग्जांपल हमने अपने टेबल में यहाँ पर सिलेक्ट किया था, देखिए पेट्रोल है, व्हीट है, राइस है, शुगर है, पल्सेस है, बड़ा पाव है, पार्कर पेन है, टी शर्ट है। अब मुझको ऐसा लगता है कि कोई कोई प्रोडक्ट जो है मेरे लिए लेस इंपॉर्टेंस है, तो उसको मैं वेट कम दूंगा। इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है व्हीट, राइस, शुगर और पल्सेस है, तो इसको हो सकता है मैं 6 का वेट दूं। इट डिपेंड अपॉन मी। ठीक है, उसके बाद मैं पेट्रोल को 5 का वेट दूं, मैं वड़ा पाव को 3 का वेट दूं, पार्कर पेन को 1 का वेट दूं, टी शर्ट को 1 का वेट दूं, तो उससे मल्टीप्लाई करने के बाद उसका इंपॉर्टेंस हमको उसके अंदर समझ में आता है, और उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, उसको कैलकुलेशन करते हैं। नंबर 7, सिलेक्शन ऑफ एन अप्रोप्रिएट फॉर्मूला, और एट द एंड
हमको एक प्रॉपर एप्रोप्रिएट फॉर्मूला का सिलेक्शन करना पड़ता है। अगेन ये डिपेंड करता है कि आपका पर्पस ऑफ इंडेक्स नंबर क्या है और डेटा की अवेलेबिलिटी कैसी है, कितना डेटा अवेलेबल है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि कौन सा फॉर्मूला आपको वहां पर अप्लाई करना है। ओके, समय समाप्ति की घोषणा। सो कैलकुलेशन पार्ट को लेकर के मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, शब्बा खैर, सायोनारा।